92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी इश्तिहार वाली लड़की, बिना किसी एड ब्रेक के। लाल, पीला, हरा। जून की पहली बारिश में भीगी अंबेडकर नगर की चौक पे तैनात रंग बदलती उस ट्रैफिक लाइट को देखते हुए आबिद सोच रहा था, पता है ये लाल, पीला, हरा कैसे लगते हैं? जैसे गुस्से में तमतमाए अब्बू की लाल आंखें। रुक, बड़ी जल्दी हो रही तुझको आजकल? आज फिर स्कूल से भाग आया तू? चोरी पकड़े जाने पे मेरा चेहरा पीला पड़ने लगता। अब्बू की चपेट से बचते हुए जबान लड़खड़ा जाती। वो क्या है ना अब्बू, वो क्या है ना। इतने में फरिश्ता बन के दादी आ जाती, अपने हरे दुपट्टे को ढाल बनाकर अब्बू के गुस्से से मुझको ढांपते हुए कहती, अभी मैं तेरे अब्बू की खबर लेती हूं, चल तू जा। 3 साल हो गए थे आबिद को इस शहर में, याद शहर में। मेहरपुर गांव का रहने वाला था आबिद। गांव के ही स्कूल में 11वीं में पढ़ता था। खेती बाड़ी, घर बार सब कुछ अपना था। अब्बू की ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, पर उनकी यह ख्वाहिश उन्हीं के साथ दम तोड़ गई। अब्बू, दादी, फिर अम्मी, एक एक करके सबको निगल गई वो बीमारी। पूरे गांव में जंगल की आग की तरह हैजा फैल चुका था। जान बचाने को लोग गांव छोड़ के भाग रहे थे। अपने मामू के साथ आबिद भी चढ़ बैठा किसी बेपता बस में। गांव पीछे छूट गया। आंसू सूखते सूखते महीने बीत गए। शहर में 900 रुपए किराए वाले 8 बाय 10 के एक कमरे में उसके रहने का इंतजाम हुआ, वहां जहां उसके अलावा 3 और लोग रहते थे। इस शहर में जैसे सब सदियों से अपनी अपनी किस्मत से लड़कर तिनका तिनका जोड़कर अपनी जिंदगी बनाने में जुटे थे। जैसे रात दिन किसी पुरानी बंद पड़ी मशीन की मरम्मत में लगे हों, पर जिंदगी के पुर्जे आसानी से थोड़े मिलते हैं। खैर, मामू ने जुगाड़ से किसी तरह उसको एक भाड़े का ऑटो दिलवा दिया। 2 दिन लगे हाथ साफ करने में, और 3 महीने में याद शहर की सारी गली नुक्कड़, सड़क चौराहे की गुत्थियां सुलझा ली थी आबिद ने। भाड़ा कटवाने के बाद दिन के कुछ 100-150 रुपए बन जाते थे। उसका खर्चा निकल आता था, कुछ बचत भी हो जाती थी। 30 साल की उम्र तक उसको अपनी टैक्सी लेनी थी। मतलब अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आबिद के पास 3 साल का वक्त था। उस दिन आबिद चाची की गुमटी में बैठा चाय पी रहा था। अखबार पलटते हुए उसकी नजर एक तस्वीर पर रुक गई। किसी कॉलेज का इश्तिहार था। सलवार सूट पहने, हाथों में किताब पकड़े एक लड़की की तस्वीर थी, और बगल में कुछ लिखा हुआ था। आबिद का यार मुन्ना वहीं बगल में बैठा था। बोला, अरे ऐसा क्या लिख दिया तेरे हॉरोस्कोप में? देख जरा। आबिद ने अखबार मुन्ना की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, इस इश्तिहार वाली लड़की की सूरत जानी पहचानी नहीं लगती? इधर की होगी शायद, नहीं? अरे पागल है, ये बम्बई की मॉडलर है। क्या? तुझे कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, ये फोटो शोटो ना सब बम्बई से निकलता है, मॉडलर बुलाते हैं इनको। मुन्ना ने अपनी ज्ञान की टोकरी खाली कर दी। छोड़ना, मुझे क्या करना है, क्या क्या। आबिद उठने लगा। कहीं जा रहा है? हाँ, वो सलीम है ना इलेक्ट्रिशियन, उसी के यहाँ ऑटो में डेक लगवा रहा हूँ। वाह बेटा आबिद, मुन्ना ने चुटकी ली। भाड़े के ऑटो में अपने पैसे से म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हो? जियो। 2-3 दिन बाद की बात है। शाम को आबिद एक पैसेंजर को बस डिपो तक छोड़ के लौट रहा था। उसने अंबेडकर चौक से ऑटो घुमाया ही था कि एनी बेसेंट कॉलेज के सामने किसी की आवाज आई, रिक्शा। आबिद का पैर ब्रेक पे जम गया। झटके से ऑटो रुक गया। सामने इश्तिहार वाली लड़की खड़ी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आबिद को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। बॉस, रेलवे कॉलोनी, ऑटो में बैठते हुए लड़की ने कहा। आबिद ने इंजन चालू करके मीटर डाउन कर दिया। ये वो नहीं हो सकती, इसका रंग थोड़ा सांवला है, देखो तो जरा। सोचते हुए आबिद ने रियर व्यू को एडजस्ट किया। अगर बाय चांस वही मॉडलर हुई तो मुन्ना को प्रूफ कैसे करूंगा? तभी पीछे से आवाज आई, जरा वॉल्यूम बढ़ाना। जी, गाने का वॉल्यूम जरा तेज करना।
लंबी जुदाई गीत चल रहा था। कुछ तो बात थी इस लड़की में। आबिद सोच रहा था, कपड़े पहनने के अंदाज में, बोलने में थोड़ी तो अलग थी। उसकी बाईं कलाई पे कांच की चूड़ियों के पीछे से झांकता एक छोटा सा तितली का टैटू था। आज तक किसी पैसेंजर में इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी आबिद ने, पर आज उसकी नजरें बार बार रियर व्यू की तरफ चली जाती। फिर खुद को ही मन ही मन सफाई भी दे रहा था। अरे ये मॉडलर वॉडलर हीरोइन, ये सब सुनने में इतना अच्छा, वैसा मतलब ग्लैमरस लगता है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूं, और क्या। सुनो, लड़की ने उससे पूछा, सी ब्लॉक के आसपास कोई स्टोर है जहां ब्रेड, दूध, मसाला ये सब मिल जाएगा? है ना? आबिद ने बिना सोचे ही कह दिया। कई सवाल उसके मन में अब भी कुलबुला रहे थे। करीब 5 मिनट और 2 सिग्नल तक उठा पटक के बाद उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप इस शहर में नहीं है क्या? हाँ, तभी बंबई से आई ना आप? नहीं तो क्यों? वो आपने ऑटो की जगह रिक्शा कहा था ना, इसलिए मुझे लगा। वो है आपका स्टोर। ऑटो सड़क के किनारे लगाते हुए उसने कहा। 32 रुपए। शायद ये इश्तिहार वाली लड़की ही थी। वापस मुड़ते हुए आबिद के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, वो भी कुछ ऐसा करे कि उसकी भी फोटो अखबार में छपे, लोग उसको भीड़ में भी पहचान लें। संडे बाजार में बीवी अपने हस्बैंड को कोहनी मारते हुए कहे, ए जी देखिए ना, वो उधर उनकी फोटो छपी थी ना कल अखबार में, क्या नाम है जी उनका? मोहम्मद आबिद बेग। आबिद के मुंह से निकल गया। अपने लतीफे पे खुद ही हंस पड़ा वो। रात को चाची के यहाँ खाना खाते हुए आबिद ने मुन्ना को इश्तिहार वाली लड़की के बारे में बताया। क्या बात कर रहा है? मुन्ना को जोश में आते टाइम नहीं लगता था। ये तो बड़ा चमत्कार है भाई, है? कहते हुए उसने जैसे ही टेबल पे हाथ मारा, पानी का जग लुढ़कते हुए सीधा जमीन पे धप। खाना खाने आया तो खा लेना, टेबल पे चढ़ के नाच मत। पूतना चाची दहाड़ उठी। मुन्ना भी टशन में था, बोला, ए चाची ज्यादा चिल्लाओ नहीं, समझी? कोई लंगर नहीं बांट रही हो तुम, पैसे दे के खाते हैं हम, हैं? अच्छा चल, पिछले हफ्ते का 125 रुपए निकाल, अभी का अभी निकाल। शह और मात। मुन्ना भाई फ्यूज। क्या चाची, तुम मजाक भी नहीं समझती। मुन्ना का टशन टेबल से टपकते पानी के साथ बह गया। हफ्ते भर पहले स्टेशन के पास वाली मस्जिद के इमाम साहब ने बुलवा भेजा था आबिद को। खुश मिजाज मेहनती इस लड़के को बड़ा पसंद करते थे इमाम साहब। कहने लगे, बेटा तू तो 12वीं तक पढ़ा है ना, इन बच्चों को जरा मैथ साइंस पढ़ा दिया कर, तुझको तो इस मदरसे की हालत पता ही है। आबिद ने कहा था, सारा दिन सड़कों की खाक छानता हूं इमाम साहब, आप बुरा न माने, पर उसके बाद कुछ और करने की जिस्म में ताकत नहीं रह जाती। आज खाना खा के लौटते हुए आबिद का दिल किया कि एक बार इमाम साहब से मिलाए। उनके यहाँ पहुंचा तो देखा वो बिस्तर लगा रहे थे। आबिद ने उनको सलाम करते हुए मेज पे रखी चादर उठा ली, बिस्तर पे फैलाते हुए कहा, इमाम साहब आप बच्चों से कह देना मैं कल से मदरसे आऊंगा, रोज सुबह 8 बजे। इमाम साहब मुस्कुराए, बोले, मैंने कहा था ना तुझसे, ताकत जिस्म से नहीं जान से आती है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बेटा मोना, मॉडलिंग करोगी? एक आइसक्रीम ब्रांड का ऐड है। 16 साल की थी मोहना जब भैया की शादी पे दूर के रिश्तेदार किसी अंकल जी ने ये ऑफर दिया था उसको। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? उस पे एक दिन के शूट के लिए 5000 रुपए मिलना बड़ी बात है। ये सब सोच के उसने आइसक्रीम का ऐड कर लिया था। किस्मत से वो ऐड चल गया और ऑफर्स आने लगे। घर वालों ने मना किया तो झगड़ा करके शहर छोड़ दिया। कुछ दिनों में पढ़ाई भी छूट गई। फिर तेल, साबुन, पंखा, कूलर, सादा, नमकीन, छोटे मोटे मिलाकर 30-35 ऐड कर डाले। साल भर में लाखों रुपए कमा लिए। पहचान बनी तो रैंप मॉडलिंग, फैशन शो वगैरह भी मिलने लगे। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी और बड़े सपने, किश्तों ने सब आसान कर दिया था। अय्याशी और नशे में धुत, बेलगाम बेपरवाह जिंदगी, पर तंग जिंदगी एक न एक दिन तो खत्म होनी थी। नशा टूटा तो दिन उगने वाला था। रात ने जिस शक्ल को अपनी ओट में छुपा रखा था, दिन ने उसको बेपर्दा कर दिया। न काम था न पैसा था, तो बस किस्तों का एक पहाड़। डर कर हार कर खुद को बेच डाला उस लड़की ने। जो रास्ता आसान लगा वो अपना लिया। 5 सितारा होटल में किसी सरकारी बाबू के नाम पर बुक्ड कोई आलीशान कमरा,
किसी देशभक्त नेता का फार्म हाउस या किसी बिल्डर का सी फेसिंग आसमानी अपार्टमेंट। महानगर की रातों की मलिका बन चुकी मोहना अब मिस रूबी के नाम से जानी जाती थी। हर रात मिस रूबी किसी अजनबी के बिस्तर पर जाके मर जाती, फिर चढ़ते सूरज से रोशनी बटोरकर अपनी ही राख से हुमा बनाकर जी उठती थी मोहना, किसी मिथिकल फीनिक्स पक्षी की तरह। उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया, प्राइवेट से 12वीं की परीक्षा पास की। तब तक कुछ तो कर्ज चुका दिया था उसने, बाकी प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह बैंक वालों ने जब्त कर ली थी। फिर एक दिन अपने अतीत को मिस रूबी नाम के एक पत्थर से बांधकर समंदर में डुबो दिया उसने। महानगर से मीलों दूर एक छोटे से शहर याद शहर की ओर चल पड़ी थी मोहना, गुमनामी तलाशने। एनी बेसेंट कॉलेज में ह्यूमन राइट से डिप्लोमा कोर्स में दाखिल ले लिया उसने। किराए पे लिए छोटे से मकान को सजाने के बहाने उसने कई सपने बो डाले। सब कुछ नया नया ताजा ताजा लग रहा था, जैसे दूसरी जिंदगी मिली हो। मोहना जी, आ गया आपका टेलर। आबिद की आवाज से मोहना का ध्यान टूटा। हाँ रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ, कह के वो ऑटो से उतर गई। पिछले 1 हफ्ते में आबिद कई बार मोहना को घर या फिर कॉलेज छोड़ चुका था। पूछने पर कहता, यही मेरा रूट है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी शुरू हो चुकी थी, ज्यादा कुछ नहीं, कभी फिजूल की, कभी इधर उधर की कोई मामूली सी बात, कभी लंबी खामोशी को भरती कोई छोटी सी बात। आबिद के लिए यही बहुत था। 15 मिनट बाद मोहना लौटी तो फोन पे लगी थी। हाँ, एक्चुअली कॉलेज की बस इधर जाती है, आप कोई गाड़ी या रिक्शा अरेंज करवा दीजिए, थैंक यू। उसके फोन रखते ही आबिद ने रियर व्यू में देखते हुए कहा, रोज छोड़ तो देता हूं आपको, फिर दूसरी गाड़ी क्यों? अच्छा, हर रोज टाइम से आ जाओगे? सोच लो, फिर शाम को घर वापस भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ूंगा, B16 C ब्लॉक रेलवे कॉलोनी, हर रोज। और पैसे कितने लोगे? अब जो आपको ठीक लगे दे देना। क्यों? सोशल सर्विस है, समाज सेवक आबिद बेग। ऐसा ही समझ लीजिए, आबिद ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी मोहना उससे याद शहर के बारे में पूछती। यहां से कानपुर कितना दूर है? लेडीज पर्स, जूते, ये सब अच्छे कहाँ मिलेंगे? अच्छा, बढ़िया नॉनवेज कहाँ मिलता है? ओल्ड फोर्ट, चौधरी हवेली और रानी की झील की सैर कराते हुए आबिद ने मोहना को अपने शहर से मिलवाया। आबिद को पता था कि दोनों की हैसियत और सोच में काफी फर्क था, पर इसी फर्क को समझने में ही शायद बर्फ थोड़ा पिघल भी जाए, शायद दोस्ती हो जाए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। कॉलेज से लौटकर बस टीवी ऑन ही किया था मोहना ने कि उसका फोन बज उठा। हेलो, उसने कहा। 8 सेकंड तक वो सुनती रही। रॉन्ग नंबर, कह के मोहना ने फोन काट दिया। गला सूख गया, खून जम गया, मोहना के पांवों के नीचे से जमीन सरक गई। फोन के उस पार कोई था जो मिस रूबी से मिलना चाहता था। अगली सुबह हर रोज की तरह ठीक 11 बजे आबिद मोहना के घर के नीचे पहुंच गया। आधे घंटे तक वो इंतजार करता रहा, पर मोहना नहीं आई। हिम्मत करके वो दूसरी मंजिल तक गया, फ्लैट नंबर B16। 3 बार घंटी बजाने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन? मैं आबिद, ऑटो वाला। थोड़ी देर में धीरे से दरवाजा खुला। ओ तुम? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब कॉलेज जाना होगा मैं फोन करूंगी, मोहना ने रुखाई से कहा। मैं किसी डॉक्टर को बुला देता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, कह के मोहना ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली वो, फोन नंबर तक बदल डाला। खुद को आईने में भी देखने से कतराने लगी थी, कहीं उसके अक्स के जरिए उसके अतीत ने उसको ढूंढ लिया तो। 2 दिन तक बेचैन रहा आबिद। मोहना की बेरुखी ने उसको जितनी तकलीफ दी थी, उससे कहीं ज्यादा परेशान था वो उसकी हालत को देखकर। तीसरे दिन उसके पास मोहना का फोन आया। हेलो आबिद? मोहना। ओ, आप ठीक तो है ना मोहना जी? हाँ, वो मैंने उस दिन तुमसे बदतमीजी से बात की, एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, आई एम सॉरी आबिद। कोई दिक्कत है तो बताइए ना। नहीं, अभी मैं ठीक हूं। मोहना जी एक बात कहूं,
आप बंद कमरे से बाहर निकल के देखिए, मन अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बाहर कहाँ? मेरी एक फेवरेट जगह है, चलेगी आप? आपको अच्छा लगेगा, और आप आएंगी तो मुझको अच्छा लगेगा। एक संकरी गली के आगे लाके ऑटो खड़ा किया आबिद ने। फिर एक दुकान से मिठाइयाँ और टॉफी खरीदी। कहाँ जा रहे हैं हम? बस्ती के खपरेलों पे लगी डिश एंटेना को देखते हुए मोहना ने पूछा। आई ना इधर, आबिद ने मिठाई का डब्बा उसको पकड़ाते हुए कहा। मदरसे में बस्ती के कुछ बच्चे खेल रहे थे। धूल मिट्टी से सने फटे हाल, पर चेहरों पर 10 के नए सिक्के सी खनकती चमकती ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी गम के छूने से फीकी नहीं पड़ती। आबिद को देख के सब उसकी ओर भागते हुए आए। मोहना आबिद के पीछे छुपने लगी। भैया क्या लाए हो मेरे लिए? एक नन्ही सी बच्ची ने हाथ फैलाते हुए कहा। आज मैं नहीं, ये दीदी लाई है, उसने मोहना को आगे किया। ओए हीरोइन! कुछ बच्चे साथ में बोल पड़े। हीरोइन? क्या? मोहना ने बच्चों को मिठाई बांटते हुए आबिद से पूछा। मैंने इनसे कहा था कि मेरी एक दोस्त है, उससे मिलवाऊंगा, हीरोइन है। झूठ क्यों बोला तुमने? कौन सा? क्या आप मेरी दोस्त हो? नहीं, कह के वो चुप हो गई। फिर? हीरोइन तो आप हो ही, कहते हुए आबिद ने इश्तिहार वाली पेपर कटिंग मोहना को पकड़ा दी। मोहना को उसके घर छोड़कर आबिद जाने लगा तो वो बोली, आबिद तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलिए ना। तुम्हारा पेंडिंग अभी क्लियर कर लो, कल से मत आना। क्या हुआ? कुछ इमरजेंसी है, मैं यहां से जा रही हूं हमेशा के लिए। पर आपने तो कहा था सब ठीक है। झूठ कहा था, कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब कि क्या जानते हो मेरे बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, पर लफ्ज ढूंढने में लड़खड़ा गया था आबिद। फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? एक सर्द हवा के झोंके ने आबिद को हिला दिया। वो चुप रहा। बताओ, मोहना चीख उठी। आप गलत समझ रहे, मैं तो एक दोस्त की तरह। मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूं आबिद। मोहना की आवाज बिल्कुल सर्द थी, जिसको तुम्हारी भाषा में धंधे वाली कहते हैं ना, वो हूं मैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आबिद स्तब्ध खड़ा था। मोहना अपनी जिंदगी की कहानी परत दर परत खोलती गई और वो सुनता गया चुपचाप। उसके अतीत की वो कालिक धुआं बनकर आबिद के फेफड़ों में भरने लगी। उसका दम घुटने लगा। मैं वो दुनिया छोड़ के यहां आ गई, जिंदगी को नए सिरे से जीना चाहा, पर अब सब खत्म हो गया है। मोहना की आवाज डूबने लगी थी। उसके अतीत ने उसको ढूंढ लिया था। शायद अब भी उस अंधेरे का कोई कर्ज बकाया था उस पे। महानगर का एक नामचीन सोशलाइट, मिस रूबी का आशिक हरीश पुरोहित एनी बेसेंट कॉलेज का ट्रस्टी निकला। पुरोहित वो बिजनेसमैन, गुड लाइफ ग्रुप वाला? आबिद ने पूछा। मोहना बिखर रही थी। हाँ, वो मुझको वापस उसी दलदल में धकेल देगा आबिद। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप ही शहर छोड़ के जा रही हैं ना, वो आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आबिद अब उस पहाड़ नुमा दर्द का हिस्सेदार बन चुका था। कब तक भागती रहूंगी मैं, और किस किस से भागूं? बेबसी की आंच ने मोहना को अंदर तक फूंक डाला था। कल कोई और मुझको पहचान लेगा फिर। मैं गलत थी आबिद। मेरी जिंदगी अब भी वही है और हमेशा वही रहेगी। हम पुलिस के पास जा सकते हैं, आप यूं टूट जाएंगी तो कैसे चलेगा? नहीं जा सकते। इस डर के साथ जीना क्या होता है तुमको अंदाजा भी है? थोड़ा रुक के मोहना ने कहा। तुम जाओ आबिद, अपने पास से इतना आसानी से मेरा पीछा नहीं छूटेगा। आबिद की आंखों के आगे एक कश्ती डूब रही थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। लाचारी और गुस्से से आबिद झुंझला पड़ा। आप छुड़ाना चाहती ही नहीं, वो दलदल ही आपका मुकद्दर है। वो मुड़ के चला गया। मोहना खड़ी रही अंधेरे और उजाले के बीच बुत बनकर। आबिद का सर फटा जा रहा था। स्पीडोमीटर की सुई 100 छूने को थी। मोहना की बातें उसके कान के पर्दे फाड़ रही थीं। नियॉन लाइट की कमजोर रोशनी में अंधेरे उजाले के बीच खड़ी मोहना की एक झलक उसकी आंखों में तैर गई। फिर एक आवाज, वो दलदल ही आपका मुकद्दर है। आबिद का पैर ब्रेक पे दबता चला गया। ये क्या कह दिया मैंने? कैसे कह दिया? वो भी मोहना जी से? उसने झटके से यू टर्न लिया।
मोहना के घर के नीचे पहुंचकर आबिद ऑटो से उतरा ही था कि उसकी नजर मोहना के घर के खुले दरवाजे की ओर गई। दरवाजे पे कोई था जिससे वो बात कर रही थी। 40 वॉट के बल्ब की तंग रोशनी में भी आबिद ने उस आदमी को पहचान लिया। सिगरेट के धुएं में लिपटा वो चेहरा हरीश पुरोहित का था। आबिद के पांव वहीं जम गए। रात की चादर लपेटे एक अंधेरे कोने में खड़ा वो देखता रहा। पुरोहित ने मोहना का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा। उसने एक बार इधर उधर देखकर झटके से हाथ खींच लिया और मुड़ के अंदर चली गई। पुरोहित भी उसके पीछे पीछे घर में घुसा। दरवाजा बंद हो गया। 10 मिनट तक आबिद वहीं अंधेरे में खड़ा इंतजार करता रहा, पर वो दरवाजा नहीं खुला। कांपते हाथों से आबिद ने ऑटो स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। वो जा रहा था मोहना से दूर, कभी न लौटने के लिए। अगली सुबह 5 बजे के करीब एक तेज शोरगुल से आबिद की आंखें खुली। कोई बुरी तरह से दरवाजा पीट रहा था। मुन्ना ने कुंडी सरकाई ही थी कि 2 कांस्टेबल धड़धड़ाते हुए अंदर घुसे। आबिद बेग, आबिद बेग, एक ने मुन्ना को घूरते हुए पूछा। मुन्ना आबिद की ओर पलटा। अगले 20 सेकंड के अंदर आबिद को गर्दन से खींचते हुए बाहर खड़ी एक पुलिस वैन में डाला जा चुका था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शहर छोड़कर जाने से पहले मोहना एक बार आबिद से मिलना चाहती थी। हिम्मत करके उसने नंबर डायल किया। फोन मुन्ना ने उठाया। हेलो आबिद, कौन? मुन्ना? कौन मुन्ना? मुन्ना की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। लॉकअप में सीओ सामंत ने सामने कुर्सी पर बैठे लड़के को कस कर थप्पड़ लगाया। मोहम्मद आबिद बेग, कब से ऑटो चला रहा है? 3 साल से सर। मैंने क्या किया सर? उसके फटे होठ से खून आ रहा था। गलत आदमी से पंगा ले लिया तूने। क्यों ठोका पुरोहित को? कौन पुरोहित? अच्छा, कल रात जिस पे तूने ऑटो चढ़ा दिया, वो सर्वर फूट गया उसका। बेटा अब तो तू लंबा गया अटेम्प्ट टू मर्डर में। आबिद ने सामंत की आंखों में आंखें डाल के पूछा, क्या सबूत है सर? नहीं है सबूत। सर पे पट्टी, सूजा हुआ मुंह लेके पुरोहित थाने के दरवाजे पे खड़ा था। तो क्या बिना सबूत के तू छूट जाएगा? सामंत खड़ा हो गया। क्यों भाई, दिल जले जान लेगा मेरी? पुरोहित ने आबिद को नापते हुए पूछा। सामंत साहब आप जरा चाय पानी का देखिए। जी सर, कह के सामंत वहां से चला गया। इतने कम टाइम में रिलेशन इतना गहरा कैसे हो गया भाई? पुरोहित ने कुर्सी खींचते हुए कहा। हीरो जेल जाता है, हीरोइन कहती है मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ सोऊंगी नहीं। कल रात भी मुझको धक्के वक्के दे के बाहर निकाल दिया। यह आखिरी लाइन आबिद के जहन में धंसती चली गई। एक तरफ राहत थी, दूसरी तरफ अफसोस। भूल हो गई थी उससे। मोहना को उसने गलत समझा था। आबिद, किसी ने पुकारा। सामने मोहना खड़ी थी। अरे आप आ गई? मोहना के होंठ तिरछी हंसी में मुड़ गए। आबिद इस कमरे के अंधेरे को मोहना के साथ बांटना नहीं चाहता था। आप घर जाओ मोहना जी। उसकी आवाज में यकीन के साथ बेपरवाही भी थी। मैं संभाल लूंगा। क्या संभाल लेगा? तेरी जिंदगी खत्म है बेटा, बात को समझ ले, पुरोहित बोला। मोहना ने रुखाई से पूछा, तुम एफआईआर वापस ले लो पुरोहित। बताओ क्या चाहिए तुमको? तुमको तो सब पता है बेबी, बस एक रात की बात है। बाय गॉड, कल सुबह तक तुम्हारा यार आजाद होगा, वरना। बाकी की बात उसकी आंखों ने पूरी कर दी। आबिद से और रहा नहीं गया। उसने झपट के पुरोहित की गर्दन दबोच ली। मोहना ने किसी तरह उसको पुरोहित से अलग किया। आबिद गुस्से से कांप रहा था। मोहना की भी आंखें सुर्ख होने लगी थी। हाँ पुरोहित बता, वरना क्या क्या करेगा तू? वरना तेरा ये आशिक तो सड़ेगा यहां। पुरोहित हाँफ रहा था। और मिस रूबी की असलियत कॉलेज की दीवारों पर चिपकी होगी पोस्टर बनके, फोटो फोन नंबर के साथ। आबिद ने मोहना की ओर देखा। मुझे कुछ नहीं होगा मोहना जी, कुछ टाइम में छूट जाऊंगा। आप बस इसकी बात मत मानना, यहां से जाओ प्लीज। सुनना तो पड़ेगा बेबी, बदनामी का खौफ आदमी को जीने नहीं देता ना। एक एक लफ्ज में जहर घोल रखा था पुरोहित ने। तू मुझको डरा रहा है? जिस अंधेरे से गुजर के आज मैं यहां खड़ी हूं ना, तू सोच भी नहीं सकता। मोहना जैसे उस पर फट पड़ी। और अब इस पल से मुझे किसी का डर नहीं,
मैं ये नहीं करूंगी पुरोहित, कर ले जो करना है। कुछ देर तक पुरोहित सन्न उसको देखता रहा, फिर झटके से उठ के खड़ा हो गया। देखता हूं तुम दोनों को। सामंत, चिल्लाते हुए वो थाने से निकल गया। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी आबिद। मोहना की आंखों से बहते आंसुओं की धार ने उस घुटते कमरे को सांस लेने की वजह दे दी थी। हजारों बुझते सपने जल पड़े। जिंदगी की नाउम्मीदी को कॉलर से घसीट कर दरवाजे के बाहर फेंक दिया था उसने। आबिद को पहली बार एहसास हुआ कि खुशी रुला भी सकती है। मोहना जब थाने से बाहर निकली तो सूरज चढ़ चुका था। उसके चेहरे पर बेबाक मुस्कुराहट थी। यह आजादी का, नई शुरुआत का एहसास था। आज पंख फैलाकर उड़ जाना चाहती थी इश्तिहार वाली वो लड़की, कलाई पर बनी उस छोटी सी तितली की तरह। पर अभी काम बाकी था। सबसे पहले कोई बड़ा वकील ढूंढना था अपने दोस्त आबिद के लिए। बस इतनी सी थी कहानी।